Welcome everyone. Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। ईद के बाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि हम लोग लगातार शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन के बावजूद शिक्षण और प्रशिक्षण की क्रिया के साथ आपको जोड़कर रखा जाए। इस क्रम में और भी प्रयास अनवरत जारी हैं। बहुत जल्द हम लोग नए फॉर्मेट में आप लोगों के सामने होंगे। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है यह भी जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान नामक विषय जिस किसी भी लेवल पर पढ़ना पड़ रहा हो आपको, हर जगह ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जैक के सिलेबस का लास्ट यूनिट है, छठा यूनिट है। इसके साथ साथ सीटेट, बीएड, एमएड और एमए इन साइकोलॉजी, इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जो नेट की तैयारी एजुकेशन पेपर से कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मा है और इसका नाम है अधिगम यानी लर्निंग, जिसे हम सीखना भी कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया, सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हमें खास तरह के व्यवहार को बार बार रिपीट करने के लिए प्रेरित करती है या हमें इस चीज़ की योग्यता प्रदान करती है। और चूंकि ये सीखा हुआ व्यवहार है और ये सीखे हुए व्यवहार से हमारा व्यवहार अस्थायी तौर पर परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसे अधिगम कहा जाता है और इसे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन की संज्ञा भी दी जाती है। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करना चाहूँगा कि सीटेट के लिए जो आधारभूत सामग्री है, जितनी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान विषय से जुड़ी हैं, उसमें मैक्सिमम हम लोग देख चुके हैं। बाकी पर हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। इस सिलेबस के समाप्त होने के बाद भी आगे हम लोग इस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पर कंसंट्रेट करें और जो भी डीएलएड, बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज में अपने आंसर की रूपरेखा बनाने का अभ्यास निरंतर करते रहें। इससे यह होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लगातार क्लियर होते रहेंगे, याद भी होते रहेंगे लगातार प्रैक्टिस होने से, और जहाँ पर आप नहीं समझ पाए हैं आप हमें सूचित भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना काम आप लोग अवश्य करेंगे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अधिगम में अपने इस अंक में हम लोग मुख्य रूप से अधिगम क्या है यानी इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं यहीं तक सीमित रखेंगे अपने आप को। धीरे धीरे और भी चीज़ें अगले अंक में जुड़ती चली जाएंगी। तो आज के इस अंक में हम लोग अधिगम का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, कई बार आप देखते हैं, जैसे किसी जानवर की बात करें तो आपके हाथ में कोई चीज़ है, खाने की चीज़ है या कुछ भी, तो आप देखें कि अगर बंदर है तो आपके हाथ से छीन कर चला जाएगा। अगर कुत्ते हैं तो आपके पीछे दो मिलाते हुए घूमना शुरू कर देंगे। तो ये सब व्यवहार जो है ये उनका ऐसा व्यवहार है जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर उभर कर सामने आती है। लेकिन अगर किसी इंसान के बच्चे की बात करें तो वो किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर टॉफ़ी देखेगा तो वो बंदर की तरह छीन कर नहीं जाएगा या किसी अन्य जानवरों जैसी हरकतें नहीं करेगा। वो आपके पास आकर रिक्वेस्टली आपसे मांग कर ले जाएगा। तो बालक जो ऐसा व्यवहार दिखा रहा है
ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं, ये उसका स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। यही अंतर है। जानवरों में स्वाभाविक प्रतिक्रिया की बहुलता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम मानवों में सीखी हुई प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार में प्रायः देखने को आती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। हम किसी व्यवहार को सीख सकते हैं और सीख कर उसे लंबे समय तक धारण करके अपने व्यवहार का हिस्सा बना सकते हैं। हमारे व्यवहार में इसकी वजह से अस्थायी तौर पर परिवर्तन आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है कि व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, तो बहुत बार ऐसा भी परिवर्तन होता है जो नकारात्मक होता है या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो क्या उसे अधिगम माना जाएगा? देखिए, मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा कोई भी व्यवहार जिसे आपने सीखा है और इसके कारण आपके व्यवहार में अस्थायी तौर पर परिवर्तन आ चुका है, तो यह अधिगम ही है, यह लर्निंग है, सीखना यही है। लेकिन चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध समाज शास्त्र से भी है, दर्शन शास्त्र से भी है, सामाजिक मूल्यों से है, सामाजिक उद्देश्यों से है, सामाजिक मान्यताओं से है, इसलिए वैसे किसी भी व्यवहार को समाज अपनी मान्यता प्रदान नहीं करता है जो सामाजिक नजरिए से स्वीकार्य नहीं हो या समाज जिसे एक्सेप्ट नहीं करता हो। परंतु वैसे सभी व्यवहार जो आपके व्यवहार का स्थायी तौर पर हिस्सा बन चुके हैं और जिसे आपने सीखा है, वो अधिगम है, वो लर्निंग है, वही है सीखना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि निगेटिव चीज़ों पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हमारा सारा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर होता है। हम किसी पॉजिटिव ट्रेट को अपने अंदर धारण करने के लिए, किसी सकारात्मक गुण को सीखने के लिए और अपने अंदर धारण करने के लिए, अपने व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए शिक्षा का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें क्यों सीखी जाए? फिर भी एक प्रश्न मन में उठता है जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि कोई भी चीज़ जो सीखी गई है और आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ला रहा है, वो अधिगम है। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अधिगम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या क्या कहा है। जैसे पीडी पाठक की बात करें तो वो स्पष्ट कहते हैं कि अधिगम का अर्थ सीखने अथवा परिवर्तन से है। यह प्रक्रिया प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय पर चलती रहती है। ऐसे भी माना जाता है सीखने की क्रिया जो है वो मनुष्य के जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है। इसके साथ साथ वो और कहते हैं कि सीखने के आधार पर मनुष्य को एक अनुभव प्राप्त होता है और अपने इसी अनुभव की सहायता से वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार यह कहना सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र मौजूद है और अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आदतें, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, दृष्टिकोण, सामान्य जीवन की जो मांगे हैं उसकी पूर्ति से संबंधित योग्यताएं अर्जित करता है। तो एक व्याख्या के तौर पर जो कुछ भी पीडी पाठक महोदय ने कहा है, आप उसमें देख पाएंगे कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं से प्रेरित होकर या अन्य किसी भी चीज़ से प्रेरित होकर के जो कुछ भी चीज़ सीखता है, जो कोई काम सीखता है या कोई नया विचार सीखता है, ये सीखा हुआ चीज़ उसे एक अनुभव प्रदान करता है। वो अनुभव या तो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के रूप में होगा या फिर उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इन्हीं दो रूपों में जनरली उसे अनुभव प्राप्त होगा। तो वो जिस प्रकार के अनुभव के साथ जाना चाहेगा, ये चयन उसका स्वयं का होगा। इस चुनाव के आधार पर वो जिस किसी भी अनुभव के साथ जाना चुनेगा,
उसे अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बना लेगा। जैसे कोई नवजात शिशु है जो कि 1 या 1.5 महीने पुराना है, तो आप देखेंगे कि उसे जिस संस्कृति में रखा जाए, ये उसी संस्कृति की भाषा और उसी संस्कृति की मान्यताओं के साथ बड़ा होता है और वही चीज़ें उसके व्यवहार में दिखनी शुरू होती हैं। अगर 1.5 महीने के बच्चे को हम अफ्रीका में ले जाएं, तो वो अफ्रीका के किसी टाइप का लैंग्वेज सीखेगा। अगर उसे वेस्टर्न कंट्रीज में रखाएं, तो हो सकता है कि वो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन या इंग्लिश सीखे, इंग्लिश में बात करे, वहाँ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करे। तो ये मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये संस्कृति के तौर पर सीखा गया है या समाज के अंग के रूप में सीखा गया व्यवहार है। तो ये व्यवहार उसमें अस्थायी रूप धारण करके अधिगम का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम भी अपने लैंग्वेज में बात करते हैं और हम इंग्लिश भी सीखते हैं या अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं। तो उस समय जो भी अनुभव हमें प्राप्त होता है, उससे या फिर उसके आधार पर यह प्रक्रिया और आगे चलती चली जाती है। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, वह अनुभव आपके द्वारा फिर से रिपीट किया जाता है और ये आपके व्यवहार का अस्थायी हिस्सा बन जाता है। ये ठीक आदतों से अपनी साम्यता रखता है, आदतों के समान ही है और आप उसे अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। इस प्रकार से वो अधिगम कहलाता है या अधिगम के रूप में शामिल हो जाता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर से इसकी परिभाषाएं दी हैं। अगली परिभाषा है वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय ने काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज पे अपनी परिभाषाएं दी हैं। अधिगम के बारे में वो कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। मनुष्य जब विकास कर रहा होता है, उस विकास करने के क्रम में वो कई सारी चीज़ों को सीखता चला जाता है, यानी अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ऐसा कहना है वुडवर्थ महोदय का। इसके बाद हिलगार्ड महोदय ने एक और परिभाषा दी है। उनका कहना है अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है या सामना की गई परिस्थिति द्वारा परिवर्तित की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि क्रिया के परिवर्तन की विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों की प्रक्रिया, परिपक्वता या प्राणी की अवस्थाओं के आधार पर उस प्रक्रिया को समझाया ना जा सके। ये काफ़ी लंबी परिभाषा है। इसमें इन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि जब भी कोई क्रिया की जाती है या परिस्थितियों में बदलाव किया जाता है, तो जरूरी है कि मनुष्य अपने परिपक्वता या फिर अपने अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर वहाँ पर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करे जो आगे दोबारा फिर कभी ऐसा ना हो कि रिपीट ना हो सके। कुल मिलाकर एक ऐसा व्यवहार जो निरंतर आपके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वही अधिगम कहलाता है। इसके बाद स्किनर महोदय की काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अपने व्यवहार में लगातार आप जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस फॉलो करते चले आ रहे हैं, वही है लर्निंग। यानी आपके व्यवहार में लगातार जो चीज़ें एडजस्ट होती चली जा रही हैं, उसी को सीखना कहा जाता है। इसके साथ साथ क्रो एंड क्रो महोदय की एक परिभाषा है। उन्होंने कहा है, यह हालांकि काफ़ी आसान परिभाषा है, आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। इन्होंने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। आपको पहले एटीट्यूड्स बताया जा चुका है। इसके साथ साथ ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है आपका ऐसा अनुभव जो अर्जित किया गया हो, या तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा या फिर
अन्य कर्मेंद्रियों के द्वारा, और ये अपने मूल रूप में मौजूद हो जिसका कोई सार्थक उपयोग हो सके। तो ज्ञान अभिवृत्तियों के साथ साथ अनुभव को जोड़ दिया जाए तो क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार यही अधिगम कहलाता है। यानी जो कुछ भी आपने अपने निरंतर प्रयास के द्वारा अर्जित किया, यानी आदतें, जो कुछ भी आपने महसूस किया, अनुभव किया, मतलब है आपका ज्ञान, और आपकी अभिवृत्तियां यानी आपके एटीट्यूड्स, यानी आपका इंटरेस्ट प्लस एफर्ट्स, तो ये सब कुछ मिल करके अधिगम कहलाता है, या सीखने की क्रिया इन्हीं तीनों चीजों से होती है। तो ये क्रो एंड क्रो महोदय का कहना है। इसके बाद गेट्स की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में किया गया परिवर्तन, यानी आप जो लगातार अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और इस अनुभव के साथ साथ आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आपका प्रशिक्षण हो रहा है, इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जो अस्थायी स्वभाव का होगा, वही अधिगम है। जैसे आप सभी लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, इन चीजों को आप अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। तो 4 महीने की प्रैक्टिस के लिए आपको जाना होता है, तो वहाँ पर आप निरंतर इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास से ऐसा माना जाता है कि आपके व्यक्तित्व में वो अपेक्षित परिवर्तन होता है जो आप इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था। तो आपने यहाँ पर अनुभव प्राप्त किया और आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ये दोनों को मिला दे, यही है अनुभव, यानी आपने यहाँ पर सीखा है। ये सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया रही है। तो ये परिभाषा थी गेट्स महोदय की। क्रॉनबेक ने कहा है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी थोड़ा बहुत रिपीटेशन जैसा है। स्पष्ट रूप से क्रॉनबेक कह रहे हैं कि अनुभव के कारण, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित किया जा रहा है वही है अधिगम, या वही है सीखना। आप किसे सीखना कहेंगे? कुछ भी चीज आप सीखते हैं आप उसे सीखना कह देते हैं, लेकिन वो सीखा हुआ चीज अगर आप भूल जाए या फिर वो सीखा हुआ चीज आपके व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाया तो वो अधिगम नहीं है। आपने किसी चीज को सीखा, आप निरंतर उसके साथ जुड़े रहे, आपने अनुभव प्राप्त किया, अब वो आपके व्यवहार का अस्थायी हिस्सा बन चुका है, तो माना जाएगा कि अब आपने सीख लिया। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आता हो, वो जाए, मेहनत करके ट्रेनिंग करे, सीखे, लेकिन अभ्यास के अभाव में या लंबे समय तक उपयोग ना होने के कारण वो इसे भूल जाए, तो ये उसके व्यवहार का हिस्सा नहीं बन पाया। उसने इससे संबंधित प्रशिक्षण जरूर लिया था, लेकिन उसके व्यवहार में ये चीज अस्थायी रूप से नहीं आ पाया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, लगातार प्रैक्टिस के द्वारा इसको साधने का काम करते हैं, अब वो किसी भी परिस्थिति में इस इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं, कितने भी अंतराल के बाद इसे बजा सकते हैं, तो माना जाएगा कि उन्होंने इसे सीख लिया था। आप अगर सीखते हैं तो ये आपके व्यवहार के साथ जुड़ा रहता है, अगर आप नहीं सीखते हैं उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। ये काफ़ी अहम है समझना। इसके साथ साथ मॉर्गन और गिलीलैंड महोदय ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। ये कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ समय के लिए ये धारण किया जाता है और ये व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो कि अनुभव के कारण होती है। अच्छी बात है। देखिए, स्पष्ट रूप से आपको ये समझने की आवश्यकता है, परिभाषाएं कुछ भी दी जाए, जब तक आपके व्यवहार में अस्थायी रूप से कोई चीज शामिल नहीं हो गया हो, तब तक वो अधिगम नहीं कहलाएगा, तब तक वो सीखना नहीं कहलाएगा।
लेकिन व्यवहार में परिवर्तन की बात जब आती है तो कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। बहुत बार हमारा व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, तो क्या उसे हम अधिगम कहेंगे? इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। देखिए, क्रोध में आकर आपका व्यवहार बदलता है। हो सकता है आप क्रोधी स्वभाव के नहीं हो, लेकिन अचानक क्रोध आ जाने की वजह से आपका व्यवहार ऐसा प्रदर्शित हुआ जैसा पहले कभी नहीं था। हो सकता है किसी विशेष आवश्यकता के कारण आप कोई ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हो जो कि आपके व्यवहार का अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो वो भी अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा, वो स्ट्रेटेजिकल है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ आप ले सकते हैं। जैसे नशा करने वाले लोग जो होते हैं, नशे की हालत में उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, तो क्या वो अधिगम है? वो अधिगम नहीं है, क्योंकि नशे का प्रभाव समाप्त होने के बाद वो वापस अपने मूल व्यवहार में लौट आते हैं। तो वो व्यवहार में आया हुआ क्षणिक परिवर्तन है जो अस्थायी नहीं है। तो व्यवहार में जब तक अस्थायी परिवर्तन ना हो तब तक हम उसे अधिगम की संज्ञा नहीं देंगे। इसके बाद थॉर्नडाइक की परिभाषा है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। यहाँ पर उपयुक्त अनुक्रिया के चयन के बारे में कहा जा रहा है। अनुक्रिया क्या होता है? तो देखिए, अनुक्रिया और उद्दीपन दो शब्दों को आपको जानने की आवश्यकता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, जिसको कई बार आप शिक्षा मनोविज्ञान में SR के नाम से भी लिखते हैं। S फॉर स्टिमुलस यानी उत्तेजना, और रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। R फॉर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। तो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। SR थ्योरी पर आधारित यह परिभाषा है। जैसे उत्तेजना क्यों आती है? उत्तेजना किसी उद्दीपक के कारण आती है, स्टिमुलस के कारण। जैसे आपने बरसात में रेंगते हुए जोंक को देखा होगा, अर्थवर्म को। उसके रास्ते में अगर नमक रख दिया जाए तो कुछ पहले ही इस चीज को भाप कर पीछे हट जाता है। अगर आपको कोई सुई अचानक से चुभो दे तो आप फट से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, या आपका हाथ कई बार अगर किसी गर्म चीज से टकराता है तो तुरंत अपने हाथ को आप पीछे कर लेते हैं। तो वो चीज जो आपको इन प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य कर रही है वही है उद्दीपक। उस उद्दीपक के कारण जब भी आप उसके कांटेक्ट में आए, आपके अंदर एक उत्तेजना हुई। उस उत्तेजना के लिए आपने किसी खास तरह का प्रतिक्रिया किया, तो वो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया यहाँ पर थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि उसका चयन करना, यानी सही प्रतिक्रिया का चयन करना और उस सही प्रतिक्रिया को उसके उद्दीपक के साथ या उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न की गई उत्तेजना के साथ जोड़ना ही अधिगम कहलाता है। कुल मिलाकर इसको सरल अर्थों में अगर आप समझें तो थॉर्नडाइक ये कह रहे हैं कि जीवन में हर जगह कई तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती है। कई तरह के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, घटनाओं से हमारा सामना होता है। बहुत तरह की आवश्यकताओं के वशीभूत होकर हम बहुत सारा काम करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे लिए उद्दीपक जैसे हैं जो हमारे अंदर उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। इन उत्तेजनाओं के कारण हम किसी खास तरह की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं, कोई खास रिस्पांस देते हैं उन स्टिमुलस को। तो वो जो रिस्पांस है वो जानवरों के तरह स्वाभाविक नहीं होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए। वो उपयुक्त प्रतिक्रिया का चयन करके और तब प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो इसको कैसे आप कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब आपको इसका प्रशिक्षण दिया जाए और जब पर्याप्त अनुभव आपके पास हो। जीवन में मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा जानवर आपके ऊपर हिंसक अटैक कर दे, या किसी मुसीबत में आप फंस जाए।
या आपका जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसी उत्तेजनाएं आती रहती हैं मानव के जीवन में। तो ये उत्तेजनाएं जब आपके सामने आएंगी तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया अगर सहज हुई, स्वाभाविक हुई, सहज नहीं, सहज कहना गलत है, स्वाभाविक हुई अगर ये प्रतिक्रिया, तो हो सकता है कि आपने जो भी प्रशिक्षण ग्रहण किया है उसको उपयोग नहीं कर पाए, या आपने उसको सही से नहीं सीखा, इसीलिए आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, शिक्षा में क्या करते हैं हम, भावी जीवन से संबंधित चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चों के क्लासेस हो या यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के क्लासेस हो, हर जगह भावी जीवन से संबंधित चीजों का ज्ञान दिया जाता है या उससे संबंधित रिस्पॉन्स करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है प्रत्येक स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करने की, तो आप सही रिस्पॉन्स का चयन अगर कर पा रहे हैं, सही रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, आपको जो ट्रेनिंग दी गई उसके आधार पर आप सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं या सही अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वही है अधिगम जो थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं। जैसे कई बच्चे क्लास में मौजूद हैं, हमने उनको बताया कि जो अग्निशमन यंत्र यहाँ लगा हुआ है आपकी क्लास के बाहर, अगर आपके क्लास में अचानक आग की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको उस मशीन को प्रयोग में लाना है। आपने डेमो दिया, आपने उससे पढ़ाया, समझाया, सारी उपयोग से संबंधित चीज़ें आपने उसे सिखा दी, और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से क्लास के किसी हिस्से में, किसी फर्नीचर में आग पकड़ लेता है। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोना धोना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, कुछ घबरा जाएंगे, कुछ बेहोश हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लोग गलत प्रतिक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो सिखाया गया था उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान सबसे पहले इस अग्निशमन यंत्र पर जाएगा, ये इसका कॉर्क तोड़ेंगे और जिस तरीके से बताया गया था उसका प्रयोग करके आग पर काबू पा लेंगे। तो माना जाएगा कि इन नाटकों ने, जिन्होंने अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया, यानी उपयुक्त अनुक्रिया का चयन किया आग रूपी उत्तेजना या आग रूपी उद्दीपक के सामने, तो ये सही अनुक्रिया जब अपने उद्दीपक के साथ जुड़ जाएगी तो माना जाएगा कि अधिगम हुआ, यहाँ पर बात सीखी गई। लेकिन जो भी बालक ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे उनका अधिगम नहीं हो पाया, वो नहीं सीख पाए। तो अधिगम से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी। अपने अगले अंक में हम लोग अधिगम की विशेषताओं, इसकी प्रकृति या अन्य क्षेत्रों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके प्रकारों को भी देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में अधिगम से संबंधित अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।